तुम कहाँ हो? आओ दुकान पे। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कई गंभीर बीमारियों का कारण बनती है। अरे कपड़े। स्मोकिंग से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं जिनमें शामिल हैं कैंसर। फेफड़ों का कैंसर सबसे आम मुंह, गले, भोजन नली, गुर्दे, लिवर, अग्न्याशय, पैनक्रियाटिक और पेट का कैंसर। हृदय रोग, दिल का दौरा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फेफड़ों की बीमारियां क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, अस्थमा और निमोनिया। अन्य मधुमेह, टाइप 2, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नपुंसकता और मसूड़ों की बीमारियां। ये तुम्हें तो पता। डॉक्टर इन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन स्मोकिंग छोड़ना ही सबसे अच्छा बचाव और रिकवरी का तरीका है। कई बीमारियां जैसे सीओपीडी का गंभीर नुकसान पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। मेरे पास है नहीं। सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज फेफड़ों की एक पुरानी सूजन वाली बीमारी है जो फेफड़ों से वायु प्रवाह में रुकावट पैदा करती है। इसमें मुख्य रूप से दो स्थितियां शामिल हैं। 1. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, श्वास नलिकाओं वायुमार्ग में सूजन और अत्यधिक बलगम बनना। 2. वातस्फीति एम्फिजीमा, फेफड़ों में छोटी वायु थैलियों एल्वियोली का क्षतिग्रस्त होना। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और इससे सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। स्मोकिंग इसका सबसे आम कारण है। अरे वो तो पाइप होता है। हाँ, सीओपीडी का मुख्य लक्षण सांस लेने में गंभीर दिक्कत होना ही है। हाँ? ले आना सही है ध्यान से। सिगरेट छोड़ने के लिए इच्छा शक्ति के साथ साथ एक ठोस योजना की आवश्यकता होती है। 1. छोड़ने की तारीख तय करें, एक दिन चुनें और उस दिन से पूरी तरह छोड़ दें। 2. डॉक्टर से सलाह लें, वे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, गोंद, पैच या दवाएं सुझा सकते हैं। 3. ट्रिगर से बचें, उन जगहों, लोगों या गतिविधियों से दूर रहें जो आपको सिगरेट पीने के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे कॉफी या शराब। 4. तलब लगने पर कुछ और करें, जब तलब हो तो पानी पिएं, शुगर फ्री गम चबाएं, टहलें या गहरी सांस लें। 5. सपोर्ट लें, अपने परिवार, दोस्तों या काउंसलिंग ग्रुप से मदद लें। 6. स्वस्थ आदतें अपनाएं, योग, व्यायाम और स्वस्थ खान पान शुरू करें। अगर आप कोशिश कर चुके हैं और लत नहीं छूट रही है तो आपको विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। किसी डॉक्टर या तंबाकू मुक्ति केंद्र से संपर्क करें। वे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी या दवाइयों के साथ काउंसलिंग परामर्श की सलाह देंगे, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, ऑनलाइन कई सहायक संसाधन उपलब्ध हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग, आप वीडियो कॉल या चैट के जरिए विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं। मोबाइल ऐप्स, ऐसे ऐप्स हैं जो आपको ट्रैक करने, प्रेरणा देने और तलब को मैनेज करने में मदद करते हैं। सपोर्ट ग्रुप, ऑनलाइन कम्युनिटी या फोरम में शामिल होकर अन्य लोगों के अनुभव से सीख सकते हैं और समर्थन पा सकते हैं। हालांकि मजबूत लत के लिए डॉक्टर या थेरेपिस्ट से व्यक्तिगत परामर्श लेना सबसे प्रभावी रहता है। WHO के 2022 के अनुमान के अनुसार भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 7.27 करोड़ 72.7 मिलियन लोग सिगरेट पीते हैं, जो वयस्क आबादी का लगभग 7.1% है। ध्यान दें, तंबाकू, धूम्रपान और धुआं रहित का इस्तेमाल करने वाले वयस्कों की कुल संख्या 26.7 करोड़ 2016-17 से अधिक है। WHO ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे GYTS का उपयोग करता है। यह स्कूल आधारित सर्वेक्षण आमतौर पर 13 से 15 साल की उम्र के छात्रों के बीच किया जाता है, जिसमें उनकी तंबाकू, सिगरेट सहित के उपयोग की आदतों पर सवाल पूछे जाते हैं।
भारत के GYTS 2019 के डेटा से पता चला था कि बच्चों ने 10 साल की उम्र से पहले ही सिगरेट और बीड़ी पीना शुरू कर दिया था। इस बात का कोई पुख्ता सार्वजनिक प्रमाण या हालिया वीडियो नहीं है जिसमें युवराज सिंह को सिगरेट पीते हुए देखा गया हो। 2011 में उनकी लंग्स ट्यूमर की रिपोर्ट में बताया गया था कि वो धूम्रपान नहीं करते थे। भारत में युवा पीढ़ी में तंबाकू, सिगरेट और अन्य का उपयोग एक बड़ी चिंता है और 13-15 साल के स्कूली बच्चों में इसकी दर लगभग 8.5% है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 के अनुसार। चिंताजनक बात यह है कि लगभग 90% भारतीय युवा 19 साल की उम्र से पहले ही धूम्रपान की लत का शिकार हो जाते हैं। युवा पीढ़ी में धूम्रपान बढ़ने के मुख्य कारण हैं 1. साथियों का दबाव, पेयर प्रेशर, दोस्त समूह में कूल या फिट दिखने की चाहत। 2. तंबाकू की आसान उपलब्धता, शैक्षणिक संस्थानों के पास भी आसानी से सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद मिल जाना। 3. तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कुछ युवा तनाव और भावनात्मक समस्याओं से निपटने के लिए धूम्रपान को एक जरिया मानते हैं। 4. तंबाकू कंपनियों का लक्ष्य, कंपनियां आकर्षक पैकेजिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे ई सिगरेट के माध्यम से जानबूझकर युवाओं को निशाना बनाती हैं। 5. परिवार का प्रभाव, अगर परिवार के सदस्य धूम्रपान करते हैं तो बच्चे भी इसे जल्दी अपना सकते हैं। 6. कम उम्र में बेचने पर रोक न लगना, कानून होते हुए भी दुकानदारों द्वारा कम उम्र के खरीदारों को तंबाकू उत्पाद बेचना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत में कानून पहले से मौजूद है जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के लड़कों को सिगरेट या कोई भी तंबाकू उत्पाद बेचना सख्त मना है। इसे सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम COTPA की धारा 6A के तहत लागू किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर दुकानदार को जुर्माना या सजा हो सकती है। समस्या कानून के लागू होने में है। जी, कानून तो लागू है लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो पाता। COTPA अधिनियम 2003 की धारा 6A के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना या 7 साल तक की जेल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत तक का प्रावधान है। समस्या यह है कि दुकानदार अक्सर कानून तोड़ते हैं और प्रवर्तन एनफोर्समेंट एजेंसियां हर दुकान पर निगरानी नहीं रख पाती। हाँ, कोई भी नागरिक इस कानून के उल्लंघन की शिकायत पुलिस या संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों से कर सकता है। अठारह साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए धूम्रपान करना कानूनी तौर पर गलत नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर कानून है और इस पर जुर्माना लग सकता है। COTPA अधिनियम 2003 की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, पब्लिक प्लेसेस जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सिनेमा हॉल, ऑफिस आदि पर धूम्रपान करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वर्तमान में तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 साल है, हालांकि इसे बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। मैं गूगल द्वारा प्रशिक्षित एक बड़ा भाषा मॉडल हूं। कुछ राज्यों में दारू पर पूरी तरह प्रतिबंध, शराबबंदी लागू है, जैसे बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड, लेकिन पूरे देश में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 47 राज्यों को शराबबंदी के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है, लेकिन ये राज्यों का अपना फैसला होता है।
मुख्यतः दो बड़े कारण हैं, राजस्व रेवेन्यू और सामाजिक स्वीकार्यता सोशल एक्सेप्टेंस। 1. राजस्व रेवेन्यू। शराब की बिक्री पर भारी टैक्स लगता है जो राज्य सरकारों की आय एक्साइज ड्यूटी का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इस आय का उपयोग सरकार विकास कार्यों और अन्य खर्चों के लिए करती है। 2. सामाजिक स्वीकार्यता। फिल्मों और मीडिया में इसे अक्सर ग्लैमराइज किया जाता है जिससे युवाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है और शहरी जीवन शैली में यह धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये एक बड़ी समस्या है जहां सरकारें राजस्व रेवेन्यू के लिए शराब की बिक्री को बढ़ावा देती हैं, जबकि इससे नागरिकों का स्वास्थ्य, हेल्थ और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। इस विरोधाभास के मुख्य कारण ये हैं। 1. भारी राजस्व की लत। शराब पर लगने वाला टैक्स, आबकारी शुल्क राज्य सरकारों की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। विकास परियोजनाओं और सरकारी खर्चों को चलाने के लिए उन्हें इस राजस्व की भारी आवश्यकता होती है। यह राजस्व नागरिकों के स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर खर्च किया जाता है, जिससे एक विरोधाभासी चक्र बन जाता है। 2. राज्यों का अधिकार, स्टेट सब्जेक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार शराब से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है, इसलिए हर राज्य की अपनी नीति होती है और अधिकांश राज्य राजस्व के लिए इसे पूरी तरह बंद नहीं करते। 3. अवैध शराब का डर। कई राज्यों का मानना है कि पूर्ण शराबबंदी लागू करने से अवैध और जहरीली शराब, हूच का कारोबार बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए और भी खतरनाक होता है। इसी वजह से सरकारें आय और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अक्सर आय को अधिक प्राथमिकता मिलती है। ये बहस का विषय है। कई लोग मानते हैं कि राजस्व के लिए स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना गलत है, जबकि सरकारें इस पैसे को विकास में खर्च करने का तर्क देती हैं। किस कानून या घटना की तारीख कृपया स्पष्ट करें। राज्य सरकारों का मुख्य तर्क ये होता है कि शराब की बिक्री से मिलने वाला राजस्व एक्साइज ड्यूटी उनकी आय का एक बड़ा और आवश्यक हिस्सा है। इस राजस्व की उन्हें इसलिए आवश्यकता है क्योंकि 1. विकास कार्य और सरकारी खर्च। इस पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकों के स्वास्थ्य पर खर्च भी इसी से होता है। बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए किया जाता है। 2. जीएसटी से बाहर। शराब को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य सरकारें अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए इस पर भारी उत्पाद शुल्क लगाती हैं। 3. अवैध शराब पर नियंत्रण। उनका तर्क यह भी होता है कि पूर्ण प्रतिबंध से अवैध और जहरीली शराब का व्यापार बढ़ सकता है, जो लोगों के लिए और भी खतरनाक होगा। संक्षेप में उनका तर्क है कि ये राजस्व उनके राजकोषीय अस्तित्व, फिस्कल सर्वाइवल और विकास की मजबूरी के लिए आवश्यक है। आदर्शों कच्ची शराब, हूच या देसी दारू आमतौर पर अवैध रूप से और बिना किसी गुणवत्ता नियंत्रण के बनाई जाती है। यह अक्सर जहरीली हो जाती है, जिससे लोग बीमार पड़ जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है। कच्ची शराब बनाने की सामान्य प्रक्रिया और इसमें जहर बनने का कारण इस प्रकार है। 1. कच्ची शराब बनाने की सामान्य प्रक्रिया। कच्ची शराब देसी दारू बनाने में मुख्य रूप से 2 चरण शामिल होते हैं। किण्वन, फर्मेंटेशन। सबसे पहले गुड़, गन्ने का शीरा, मोलासेस, सड़े हुए फल, चावल या महुआ जैसे शर्करा युक्त कच्चे माल को पानी के साथ मिलाकर बड़े बड़े कंटेनरों या जमीन में गड़े हुए बर्तनों में भर दिया जाता है। इसमें यीस्ट, खमीर या कुछ अन्य पदार्थ जैसे नौसादर मिलाया जाता है। इस मिश्रण को कई दिनों तक सड़ने, फर्मेंट के लिए छोड़ दिया जाता है।
इस प्रक्रिया में यीस्ट शर्करा को एथिल अल्कोहल एथेनॉल में बदल देता है, जो पीने योग्य होता है। आसवन डिस्टिलेशन। किण्वित मिश्रण, जिसे लाहन भी कहते हैं, को एक बंद भट्टी या बर्तन में गर्म किया जाता है। गर्म करने पर अल्कोहल भाप बनकर ऊपर उठता है, क्योंकि इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम होता है। इस भाप को एक पाइप के माध्यम से गुजारकर ठंडा किया जाता है, जिससे वो फिर से तरल लिक्विड शराब में बदल जाती है। इस प्रक्रिया से शराब में अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है। 2. जहरीली क्यों हो जाती है? कच्ची शराब के जहरीली हुज ट्रेजेडी बनने का मुख्य कारण मेथिल अल्कोहल मेथनॉल है, जो बेहद जहरीला होता है। कारण विवरण: तापमान नियंत्रण का अभाव, पुअर डिस्टिलेशन। अवैध भट्टियों में आसवन के दौरान तापमान को नियंत्रित करने का कोई उपकरण नहीं होता है। किण्वित मिश्रण में पीने योग्य एथिल अल्कोहल एथेनॉल और औद्योगिक उपयोग वाला मेथिल अल्कोहल मेथनॉल दोनों मौजूद होते हैं। मेथनॉल का क्वथनांक इथेनॉल से कम होता है। अगर आसवन सही ढंग से नियंत्रित न हो तो अत्यधिक जहरीला मेथनॉल अंतिम उत्पाद में उच्च मात्रा में आ जाता है। नशे के लिए मिलावट, अडल्ट्रेशन। कच्ची शराब बनाने वाले लोग शराब को अधिक नशीला यानी किक वाला बनाने के लिए या उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए जानबूझकर उसमें औद्योगिक रसायन जैसे मेथनॉल, बैटरी एसिड, ऑक्सीटोसिन या यूरिया मिला देते हैं। जब कोई व्यक्ति मिथिल अल्कोहल युक्त शराब पीता है तो शरीर में मेथनॉल टूटकर फॉर्मेल्डिहाइड और फिर फार्मिक एसिड बनाता है, जो सीधे मस्तिष्क और ऑप्टिक तंत्रिका, आंखों को नष्ट कर देता है, जिससे अंधापन या मृत्यु हो सकती है। गुड जवाब।